हेलो क्लास। बढ़िया एकदम। गुड। देखो, हम आज की क्लास में हमें देखना था कि जो हम शेयर को इशू कर रहे हैं फॉर कैश के लिए, तो फर्स्ट तो अपन ने देखा था कि अगर हम लमसम पेमेंट मंगा रहे हैं तो उस केस में एट पार और एट प्रीमियम पे क्या जर्नल एंट्रीज पास की जाती है। आज की क्लास में हमें देखना है कि इंस्टॉलमेंट में अगर हम उनसे पैसे मंगवा रहे हैं तो उस केस में क्या क्या जर्नल एंट्रीज पास होगी। पर उससे पहले आपके सामने एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर दूं मैं। छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर दूं कि जब भी हम शेयर्स को इशू करते हैं जब भी हम शेयर्स को इशू करते हैं तो इशू करने पर उसका जो प्रोसीजर होगा, प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ शेयर शेयर को इशू करने का जो प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर क्या होता है सर? कंपनी क्या करती है सबसे पहले कि स्टेप बाय स्टेप क्या उसको प्रोसीजर फॉलो करना होगा ताकि वो अपने शेयर्स को इजीली इशू कर सके। तो देखो, सबसे पहले कंपनी क्या करती है, मार्केट में एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रविवरण। एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस, देखो प्रोस्पेक्टस क्या होता है। एक प्रोस्पेक्टस एक नोटिस हो सकता है, एक एडवर्टाइजमेंट हो सकता है पब्लिक के लिए। किसके लिए? पब्लिक के लिए। अब उसमें क्या होता है, उसमें कंपनी का नाम, कंपनी की पूरी हिस्ट्री लिखी रहती है। उसके बाद में कंपनी के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो लिखे रहते हैं। कंपनी कितने शेयर्स इशू करने वाली है वो लिखा रहता है। उसमें लिखा रहता है कि कंपनी सारे पैसे एक बार में मंगाने वाली है या पैसों को इंस्टॉलमेंट में मंगाने वाली है। अगर इंस्टॉलमेंट में मंगाएगी तो पहली बार में कितने मंगाएगी, दूसरी बार में कितने, तीसरी बार में कितने। कंपनी शेयर पार पे इशू कर रही है या प्रीमियम पे इशू कर रही है। जो लोग भी शेयर्स को परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं उन्हें कंपनी को पैसे कब तक देने होंगे, सारी डेट्स वगैरह लिखी रहती है। मतलब कंपनी उसमें सारी डिटेल्स लिखती है। ये एक तरह का नोटिस होता है, ये एक एडवर्टाइजमेंट होता है। कंपनी न्यूज़पेपर में, अपनी साइट पे, जहाँ भी मर्जी हो दे सकती है। अब सुनना, प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद में हुआ क्या, सबसे पहले क्या होगा, ध्यान से सुनना। ये कंपनी है, ये कौन है? ये कंपनी है। कंपनी ने पब्लिक में प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया। ये पब्लिक है, पब्लिक में प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया। अब जो लोग भी इंटरेस्टेड पार्टीज होगी वो कंपनी में शेयर को खरीदने के लिए अप्लाई करेंगे। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा अपना? सेकंड पॉइंट होगा अपना एप्लीकेशन ऑफ शेयर। एप्लीकेशन ऑफ शेयर। देखो, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होगी वो कंपनी में शेयर को परचेस करने के लिए अप्लाई करेगी। बताओ क्या करेगी? अप्लाई करेगी, जिसके लिए कंपनी के पास एप्लीकेशंस आएगी। और सुनना, पब्लिक इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में जितने शेयर्स भी इनको लोगों को खरीदने हैं, उन शेयर्स के अकॉर्डिंग पैसे भी कंपनी को दे देगी। अब पैसे कंपनी के पास जा जा के देगी या कैसे देगी? तो सुनना, कंपनी ने जो सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू किया था ना, प्रोस्पेक्टस, उस प्रोस्पेक्टस में एक पर्टिकुलर बैंक का नाम भी देगी, शेड्यूल्ड बैंक का नाम या पर्टिकुलर बैंक का नाम भी देगी। तो पब्लिक क्या करेगी, उस पर्टिकुलर बैंक में अपनी एप्लीकेशन और उसके साथ पैसे, एप्लीकेशन प्लस कैश जो भी है वो उस बैंक में डिपॉजिट करवा देगी। अब सुनना, कंपनी के पास आ जाएंगे पैसे बैंक में कंपनी के पास आ जाएगा कैश। ध्यान से सुनना, अब कंपनी के पास आ गया कैश। उसके बाद में अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी उन सारी एप्लीकेशंस को चेक करेगी। जो भी एप्लीकेशन सही से फिल नहीं की हुई, जिसमें एड्रेस गलत है, डिटेल्स गलत है, या जिसने पैसे कम सेंड किए हैं, जो भी उन एप्लीकेशंस में प्रॉब्लम होगी, उन एप्लीकेशंस को कंपनी कर देगी क्लोज। उन एप्लीकेशंस पे कंपनी शेयर्स नहीं देने वाली। अब जो बचे हुए हैं उनको कंपनी क्या करेगी, बचे हुए को कंपनी अपने शेयर्स अलॉट करेगी, अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो तीसरा स्टेप होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। ठीक है, देखो एप्लीकेशंस में भी कुछ एक पॉइंट्स है, जैसे कि मान लो कंपनी ने 100 रुपये का शेयर इशू किया है, उसकी फेस वैल्यू है 100 रुपये। तो एप्लीकेशन ऑफ शेयर इस केस में क्या होता है, कंपनी, देखो इसमें भी 2-3 रूल्स चलते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, अकॉर्डिंग टू सेबीज गाइडलाइंस। उसमें क्या होता है कि कंपनी अपनी फेस वैल्यू जो है ना शेयर की, नॉमिनल वैल्यू, जिसको हम लोग नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं,
उसका 5% या उससे ज़्यादा ही मंगवाएगी एप्लीकेशन के साथ। उसके अलावा अगर मैं सेबी गाइडलाइन की बात करूँ तो वो बोलती है कि आपका जो इशू प्राइस है ना, इशू प्राइस शेयर का, उस इशू प्राइस का आपको मिनिमम 25% विद एप्लीकेशन मंगाना होगा। ठीक है, ये चीज़ अभी समझ में नहीं आएगी, आगे डिस्कस करेंगे इसको। अब देखो तीसरा पॉइंट है अपने पास अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अलॉटमेंट ऑफ शेयर में क्या होता है, कंपनी ने जो जो एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया है उन पे कंपनी शेयर्स अलॉट कर देगी। जिसने 5 मांगे उसको 5 शेयर दे देगी, जिसने 10 मांगे उसको 10। कभी कभार कंपनी प्रो राटा अलॉटमेंट भी करती है, वो चीज़ क्या है वो भी आगे सीखेंगे। प्रो राटा अलॉटमेंट होता है, देखो प्रो राटा निकल के आया है प्रपोर्शनेट से, मतलब कि अनुपातिक, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं। मतलब जिस अनुपातिक क्या होता है, मान लो जिस किसी ने अगर 8 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो उसको हम लोग 5 शेयर दे देंगे। जिसने 80 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको हम 50 शेयर्स दे देंगे, और जिसने 800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको हम 500 शेयर्स दे देंगे। ये होता है प्रो राटा अलॉटमेंट। एक होता है कैटेगरी एलोकेशन, वो भी हम आगे सीखेंगे, छोड़ो उसको। तो तीसरा स्टेप हुआ अपना अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अलॉटमेंट ऑफ शेयर में भी कुछ एक 3-4 पॉइंट्स है या जिनको हम प्रोविज़न बोल सकते हैं। जैसे कि कंपनी के पास जब एप्लीकेशन आती है ना, एप्लीकेशन, तो वो उसकी कम से कम 90% के लगभग होना चाहिए। जैसे मान लो कंपनी शेयर इशू करना चाहती है 10,000, अब कंपनी के पास एप्लीकेशन आ रही है, तो कभी कभी ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब कंपनी के पास 12,000 शेयर्स को खरीदने के लिए एप्लीकेशंस आ सकती है। कभी कभी ये अंडर सब्सक्रिप्शन हो सकता है। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब 10,000 से ज़्यादा, 10,000 से कम शेयर परचेज करने के लिए हमारे पास एप्लीकेशन आ सकती है। जैसे कि 9,000 या जैसे कि 9,500। सुनना, ये जो 9,000 है ये इसका 90% है क्या, 90% या इससे अबव है क्या? बिल्कुल है सर। 95,000 एप्लीकेशंस आई हमें शेयर्स परचेज करने के लिए एप्लीकेशंस आई, तो क्या ये 90% या उससे ज़्यादा है क्या? सर बिल्कुल है, ये 90%, ये 95% है, बिल्कुल। तो ये जो एप्लीकेशन आती है वो 90 या 90 से अबव होनी चाहिए, मतलब ये मिनिमम 90% होना चाहिए। अगर इससे कम एप्लीकेशंस आ रही है तो उस केस में हम शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते और हमें उन सभी शेयर होल्डर्स को पैसे रिफंड करने होंगे, हम शेयर इशू नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर फोर्थ क्या होता है? डिस्पैच ऑफ अलॉटमेंट लेटर। डिस्पैच ऑफ अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर क्या होता है? अब सुनना, कंपनी ने इन पब्लिक को शेयर्स तो अलॉट कर दिए, शेयर तो इनको दे दी कि हाँ भाई आपके अकाउंट में इतने शेयर आ गए, आपके अकाउंट में इतने, लेकिन उसके बाद कंपनी को एक लेटर भी सेंड करना पड़ता है इनको, लेटर, जिसको हम बोलते हैं अलॉटमेंट लेटर, जिसको क्या बोला जाता है? अलॉटमेंट लेटर। उसके बाद में कंपनी क्या करती है? पॉइंट नंबर 5, कंपनी ने शेयर इशू कर दिए, पब्लिक को शेयर अलॉट भी कर दिए, तो अब कंपनी जाएगी आरओसी के पास। आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आपने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। जब भी कंपनी को रजिस्टर होना होता है वो सबसे पहले आरओसी में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाती है, उसके बाद वो इनकॉर्पोरेशन में आएगी। क्लियर है सर? तो अब कंपनी जाएगी आरओसी के पास, वो अपने सारे अलॉटमेंट से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाएगी, उसके साथ सीए या जो भी उनका जो लीगल एडवाइज़र जो भी होते हैं उनका एक जो लेटर होता है, कॉन्फिडेंस लेटर, कि हाँ कंपनी ने सारे लीगल जो भी प्रोविजंस है सारे फॉलो किए हैं शेयर्स को इशू करने की, वो डॉक्यूमेंट भी लगाए जाते हैं इसके साथ। और आरओसी के पास सारे अपने डॉक्यूमेंट को उसको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद में इसको मैं बोल सकता हूँ फिलिंग अलॉटमेंट रिटर्न। अलॉटमेंट रिटर्न, जैसे हम इनकम टैक्स रिटर्न फिल करते हैं उसी तरह ये अलॉटमेंट रिटर्न होगा, जो कि कंपनी को अपने आरओसी के पास, रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास सबमिट करवाना होगा। उसके बाद कंपनी इशू करती है शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है? कंपनी इन पब्लिक को शेयर का सर्टिफिकेट देती है कि हाँ हमने आपको इतने शेयर दिए हैं और ये उसका प्रूफ है, आपके पास उसका सर्टिफिकेट है। इन पॉइंट्स को मैंने बहुत ही शॉर्ट में समझा दिया है आपको। ये आपको पता होना चाहिए कि प्रोसीजर ऑफ प्रॉस्पेक्टस क्या होता है। सबसे पहले कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। प्रॉस्पेक्टस में सारी डिटेल्स लिखी होती है कि कंपनी की हिस्ट्री क्या है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है, कंपनी कितने शेयर्स इशू करना चाहती है, कंपनी सारे पैसे एक बार में मंगवा रही है कि इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगवा रही है। उस सारी डिटेल्स के अलावा कंपनी को एक शेड्यूल बैंक का नाम भी गिवन होता है कि हाँ इस बैंक में आप अपने एप्लीकेशंस के पैसे डिपॉजिट करवा सकते हो। उसके अलावा कंपनी जिस स्टॉक मार्केट जो भी कंपनी होगी, जैसे कि
मुंबई स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है, या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है। कंपनी एक या एक से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज में भी खुद को रजिस्टर्ड करवा सकती है। ऑप्शन होते हैं कंपनी के पास। तो सुनना, सबसे पहले कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। उस प्रॉस्पेक्टस को देख के जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती है वो कंपनी में एप्लीकेशन ऑफ शेयर अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन के लिए शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद कंपनी उनको शेयर का अलॉटमेंट करती है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर का अलॉटमेंट करने के बाद में डिस्पैच ऑफ अलॉटमेंट लेटर, कंपनी उन लोगों को शेयर जो भी शेयर होंगे उससे रिलेटेड अलॉटमेंट लेटर उनको सेंड करेगी। उसके बाद कंपनी आरओसी के पास अलॉटमेंट रिटर्न करती है, रिटर्न फिल करती है। उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट सेंड किया जाता है इन पब्लिक को। अब सुनना, जब पब्लिक कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई करती है, तब तक इस पब्लिक के पास शेयर आए नहीं है अभी तक। जब कंपनी पब्लिक को शेयर अलॉटमेंट करेगी, अलॉटमेंट ऑफ शेयर, उसके बाद ये जो पब्लिक है ना, ये शेयर होल्डर बन जाती है। शेयर होल्डर, जिन लोगों ने कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई किया, ये शेयर होल्डर बन जाएंगे। इनके पास शेयर आ जाएंगे अलॉटमेंट के बाद में। यहाँ तक बात समझ में आई? जी सर, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो, अब हमें पढ़ना है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, शेयर पेबल इन इंस्टॉलमेंट। शेयर पेबल इन इंस्टॉलमेंट, ध्यान से सुनना। जब कंपनी सारे के सारे पैसे एक बार में मंगा रही थी, इन लमसम पेमेंट, इन लमसम पेमेंट, तो होता क्या था, कंपनी 100 रुपये एक साथ मंगा लेती थी, जो भी शेयर का प्राइस होता था। मान लो कि उसने 100 रुपीज़ का शेयर इशू किया 120 में, तो कंपनी पूरे 120 में, तो कंपनी 120 रुपये पूरे एक साथ मंगवा लेती थी। लेकिन अब क्या होने वाला है, इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट, कंपनी क्या करेगी, मान लो 100 रुपीज़ का शेयर है, तो सबसे पहले वो मंगाएगी मान लो 30 रुपीज़, उसके बाद वो मंगा रही है 40 रुपीज़, उसके बाद वो मंगा रही है फिर से 30 रुपीज़। तो इस तरह से इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है। कितनी भी इंस्टॉलमेंट में हो सकता है। कंपनी सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट में मंगा सकती है, कंपनी 3 में मंगा सकती है, 4 में मंगा सकती है, 5 में मंगा सकती है, जैसे भी कंपनी को मनी की रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से। तो जब भी कंपनी फर्स्ट टाइम पैसे मंगवाती है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। देखो ना, लोगों ने अप्लाई किया कंपनी में, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। उसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन मनी। उसके बाद जब कंपनी इनको शेयर्स अलॉट करेगी, पॉइंट नंबर 3, कंपनी शेयर होल्डर्स को शेयर्स अलॉट करेगी, उस टाइम पे कंपनी दोबारा पैसे मंगवा सकती है, जिसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। जिसको क्या बोला जाता है, अलॉटमेंट मनी। फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन, सेकेंड टाइम अलॉटमेंट, थर्ड टाइम को बोलते हैं फर्स्ट कॉल। और उसके बाद जैसे ही मंगाएगी वो सेकंड कॉल, या उसके बाद में मंगाएगी तो थर्ड कॉल हो सकता है। तो मैं लिख देता हूं सेकंड कॉल। और जो भी कंपनी का सबसे लास्ट कॉल होने वाला है ना, कि हाँ उसके बाद कंपनी पैसे नहीं मंगवा सकती, शेयर के पैसे खत्म हो गए, तो क्या होता है कि उसको हम लोग सेकंड एंड फाइनल कॉल भी बोलते हैं। सेकंड एंड फाइनल कॉल। अगर मान लो कंपनी ने केवल अलॉटमेंट तक, फर्स्ट कॉल तक पैसे मंगाए, तो हम बोलेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर है ये बात यहाँ तक? जी सर, बिल्कुल समझ में आ गई बात। अब मैं एक चीज़ और डिस्कस कर दूँ आपके सामने। ये है एप्लीकेशन, ये है अलॉटमेंट, ये है फर्स्ट कॉल, और हम लोग सेकेंड कॉल तक का एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो सुनना, हर केस में 2 एंट्री होने वाली है, फर्स्ट सेकंड। यहाँ भी फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सेकंड। अगर कंपनी पूरे पैसे एक बार में मंगा रही है एप्लीकेशन पे, तो सिर्फ और सिर्फ 2 एंट्री पास होने वाली है। कितनी एंट्री पास होने वाली है? 2। अगर कंपनी अलॉटमेंट तक सारे पैसे मंगवा रही है तो सिर्फ 3 एंट्रीज पास होने वाली, सिर्फ 4 एंट्रीज पास होने वाली है। अगर कंपनी फर्स्ट कॉल तक सारे पैसे मंगवा लेगी तो केवल 6 एंट्रीज पास होने वाली है, 7वीं एंट्री नहीं देखने को मिलेगी हमें इसमें। और अगर कंपनी सेकंड कॉल तक पैसे मंगवा रही है, मतलब 4 इंस्टॉलमेंट में, तो हमें टोटल फर्स्ट और सेकंड हर एक की 2 एंट्री पास करनी होगी, मतलब टोटल 8 एंट्री पास करनी है। क्लियर है? उसके अलावा 9वीं एंट्री नहीं देखने को मिलेगी हमें उस क्वेश्चन में। जी सर, हमें ये बात समझ में आ गई बहुत अच्छे से। अब सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ बिल्कुल। कंपनी ने जब प्रॉस्पेक्टस इशू किया, उसके बाद, अच्छा प्रॉस्पेक्टस के लिए कोई जर्नल एंट्रीज पास नहीं होती, उसके बाद एप्लीकेशन के जो कंपनी के पास पैसे आते हैं ना, सबसे पहले वहीं से एंट्री स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब सबसे पहले यहाँ पे एंट्री होगी बैंक की। बैंक में पैसे आएंगे कंपनी के पास, बैंक में पैसे आएंगे। आने के बाद अब कंपनी क्या करेगी, उसको ट्रांसफ़र करेगी अपनी कैपिटल अकाउंट में। क्या करेगी? ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। इसको मैं सिर्फ ट्रांसफ़र की एंट्री भी बोल सकता हूँ। बताओ क्या बोल सकता हूँ? ट्रांसफ़र की। यहाँ होगी बैंक की एंट्री और यहाँ होगी ट्रांसफ़र की एंट्री। क्लियर है ये बात यहाँ तक? ओके सर। उसके बाद देखो ध्यान से,
केवल फर्स्ट टाइम में ही कंपनी के पास पहले पैसे आएंगे, उसके बाद कंपनी उसको ट्रांसफर करेगी। उसके बाद में अब मान लो कंपनी को अलॉटमेंट के पैसे चाहिए, कंपनी को किसके, अलॉटमेंट के, तो कंपनी पहले पैसे मांगेगी, कंपनी पहले पैसे ड्यू करेगी, तो यहाँ पे होगी ड्यू की एंट्री, ड्यू की एंट्री होगी, और उसके बाद कंपनी के पास पैसे आ जाएंगे बैंक में, ये बैंक की एंट्री होगी। क्लियर है ये बात यहाँ तक? उसके बाद फर्स्ट कॉल, तो उसके बाद फर्स्ट कॉल के लिए भी कंपनी को पैसे मांगने पड़ेंगे, मतलब कंपनी पहले पैसे ड्यू करेगी, उसके बाद कंपनी के पास बैंक में पैसे आएंगे। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर बिल्कुल डाउट नहीं है। अब सेकंड कॉल का बता दो फटाफट। सर सेकंड कॉल के लिए भी पहले कंपनी पैसे ड्यू करेगी, उसके बाद उसके पास बैंक में पैसे आएंगे। सर बहुत ईजी है, सबसे पहले बैंक की एंट्री, फिर ट्रांसफर की एंट्री, फिर ड्यू, फिर बैंक, ड्यू और बैंक, ड्यू और बैंक। केवल 8 एंट्री होने वाली है, इससे ज़्यादा एंट्रीज नहीं होगी। अब देखो मैं आपको एप्लीकेशन की एंट्री सिखा देता हूँ, और ये अपन ने पहले भी पढ़ी थी, बहुत ईजी एंट्री है, और ये एंट्रीज आप खुद अपने आप कर सकते हो। देखो एंट्रीज क्या होने वाली है। अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं, फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन के टाइम पे क्या होगा, तो एप्लीकेशन के टाइम पे सबसे पहले कंपनी के पास, ध्यान से सुनना, पहले कंपनी के पास एप्लीकेशन के पैसे आएंगे, उसके बाद वो उसे ट्रांसफर करेगी कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और 2, ये जो बैंक में पैसे आए ये किसके हैं, ये अलॉटमेंट के पैसे आए कि एप्लीकेशन के पैसे आए, या अलॉटमेंट के पैसे आए, या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल के, वो चीज़ इसके सामने क्रेडिट की जाएगी। तो 2 शेयर एप्लीकेशन, अरे सर ये तो एप्लीकेशन के ही पैसे थे ना, अलॉटमेंट के थोड़ी थे, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 शेयर एप्लीकेशन। ये शेयर एप्लीकेशन इक्विटी शेयर भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है। इन केस अगर वो इक्विटी शेयर होता तो एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, ये अपनी प्रीवियस क्लास में देखा था, 5th या 6th लेक्चर में। ओके सर, उसके बाद अब कंपनी ना इसको करेगी ट्रांसफर, और कहाँ ट्रांसफर करने वाली है सर, ट्रांसफर करेगी कैपिटल अकाउंट में। कहाँ करेगी, कैपिटल अकाउंट में। कौन से कैपिटल में, अगर इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कर दो, और अगर प्रेफरेंस शेयर तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में कर दो। तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पे इक्विटी शेयर्स है, बताओ कौन से हैं, इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ भी लिख देना इक्विटी शेयर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर है? उसके बाद लिखो, अब मैं इस पैसे को ट्रांसफर कर रहा हूँ कैपिटल में, तो मुझे इसको सेम अकाउंट को सेम अमाउंट से डेबिट कर देना है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। दिमाग में एक डाउट चल रहा होगा, सर पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करो फिर इसको डेबिट करो, सर एक सिंगल एंट्री पास कर देते हैं ना। नहीं, सिंगल एंट्री पास नहीं करनी, उसका रीज़न आगे बताऊंगा मैं, सिंगल एंट्री क्यों नहीं करनी, 2 ही एंट्री पास करनी है हमें। तो एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये होती है ट्रांसफर की एंट्री। फर्स्ट ये जो पहली है ये बैंक की एंट्री होगी, दूसरी होगी ट्रांसफर की एंट्री। अब बात करते हैं अलॉटमेंट की। किसकी बात करते हैं, अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट में सबसे पहले हमें ड्यू करना होगा, उसके बाद बैंक में पैसे आएंगे। तो मतलब ये जो बैंक वाली एंट्री है ना, बैंक वाली, ये बाद में आएगी, और ये जो ट्रांसफर वाली या जिसको मैं ड्यू की एंट्री भी बोल सकता हूँ, ये पहले आएगी। अच्छा, अलॉटमेंट के पैसे मंगा रहे हैं तो सेम ये का ये रहेगा, केवल एप्लीकेशन के सामने एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट का नाम आ जाएगा। एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो ना सेम एंट्री है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ क्या क्या, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एक और सिंपल चीज़ बता देता हूँ, जिसके पैसे मंगा रहे हो उसे डेबिट कर दो, अलॉटमेंट के लिए कॉल कर रहे हो क्या, ड्यू कर रहे हो क्या, तो उसको डेबिट कर दो और कैपिटल में क्रेडिट कर दो। अब बैंक में पैसे मंगा लो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। अच्छा, बैंक में जो पैसे आए ना, पैसे आए वो यहाँ एप्लीकेशन के थे लेकिन यहाँ अलॉटमेंट के होंगे, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है सर, अब तो हमें याद हो गया, अब तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट कॉल के लिए पैसे, तो मैंने क्या बोला, अलॉटमेंट है तो सबसे पहले अलॉटमेंट को डेबिट करके टू कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। सेम उसी तरह से फर्स्ट कॉल को ड्यू करो, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
उसके बाद अब आएगी बैंक की एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखो बैंक के साथ हमेशा हमेशा वही लिखा जाता है जिसके पैसे आने वाले हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन के पैसे आए थे तो एप्लीकेशन को क्रेडिट किया था, यहाँ अलॉटमेंट के पैसे आए थे तो अलॉटमेंट को क्रेडिट किया था, यहाँ फर्स्ट कॉल के पैसे आ रहे तो फर्स्ट कॉल को क्रेडिट करेंगे। अब सेकंड कॉल दोबारा सुन लो ध्यान से, बहुत ईजी एंट्री है। सबसे पहले हम एप्लीकेशन के लिए बैंक की एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक के साथ हमेशा वही चीज़ आएगी जिसके पैसे आने वाले हैं। अगर फर्स्ट कॉल क्या रहे तो फर्स्ट कॉल, एप्लीकेशन क्या रहे तो एप्लीकेशन, सेकंड कॉल क्या रहे तो सेकंड कॉल, अलॉटमेंट क्या रहे तो अलॉटमेंट। उसके बाद अब करेंगे इसको ट्रांसफर, तो सेम अकाउंट को सेम अमाउंट से डेबिट कर दो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और यहाँ पे लिख देंगे उसका अमाउंट, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन के पैसे ट्रांसफर करो तो एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा और कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। अब मैं पहले ड्यू की एंट्री करूंगा अलॉटमेंट की। ड्यू के लिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करूंगा और टू इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दूंगा। उसके बाद बैंक में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि बैंक में पैसे अलॉटमेंट के आ रहे हैं इस केस में। उसके बाद फर्स्ट कॉल के लिए पैसे ड्यू करूंगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद बैंक में पैसे आ जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बैंक के साथ वही लिखा जाता है जिसके पैसे आने वाले हैं। अब आ जाओ सेकंड कॉल में, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पैसे ड्यू कर दिए, अब बैंक में पैसे आ जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक में पैसे कौन से आने वाले हैं सर, अलॉटमेंट के, फर्स्ट कॉल के या सेकंड कॉल के, तो सेकंड कॉल के, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बस बहुत इजी एंट्री है। तो इस तरह से हमें ये टोटल 8 एंट्रीज पास करनी होगी। 8 के अलावा इसमें कोई और एक्स्ट्रा एंट्री नहीं है, नो एंट्री नहीं बनने वाली हमारे पास, केवल 8 एंट्रीज बनने वाली है। समझ में आई इतनी सी बात? जी सर बिल्कुल समझ में आ गई। अब इन 8 एंट्रीज़ को आप अच्छे से घर पे पढ़ोगे और मैं कल इससे रिलेटेड कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। कितने क्वेश्चन? 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। आप इन एंट्रीज़ को याद करना अच्छे से घर पे। जी सर, ओके।